नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं आरपी गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्सिमस क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th दिगंत का पोएट्री सेक्शन का अंतिम चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है गांव का घर। दोस्तों, गांव का घर इस चैप्टर को समझने के लिए और एक बहुत अच्छा ढंग से महसूस करने के लिए आपको आज हम ले चलेंगे गांव में। पहले गांव का जो वातावरण था कैसे था, जो गांव का समाज होता था वो कैसा होता था, गांव में लोगों का जो जीवन होता था वो कैसे जीते थे, ये सब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर के जो कवि हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्र पति। उनका नाम है ज्ञानेंद्र पति। पहले कवि के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1950 को। जन्म स्थान की बात करें तो पथरगामा, गोड्डा, झारखंड, ये जगह का नाम है। माता और पिता की बात करें तो सरला देवी इनके माँ का नाम है और देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिता का नाम है। शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने किया। प्रारंभिक शिक्षा ये अपनी पूरी किए थे गांव से ही। बीए और एमए का बीए भी किए और एमए जो है अंग्रेजी से इन्होंने किया पटना विश्वविद्यालय से। फिर हिंदी में भी एमए किए, डबल एमए है ये, और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए ये। ठीक है। अगर वृत्ति की बात करें, मैंने वृत्ति के बारे में बताया था, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर के कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में तो आप लोग बहुत जानते होंगे, बिहार के हैं लोग तो बिहार का ये सबसे चर्चित एग्जाम है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीपीएससी के नाम से जानते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग। तो ये बीपीएससी का एग्जाम दे करके क्वालिफाई हो करके ये जेल का जो जेलर होता है ना, जेलर, उसके रूप में ये चयनित हुए थे और वहां पर जेल में रहते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। कैदियों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जिस जेल में ये पदासीन थे। अनंतर नौकरी छोड़ करके फकत कविता लिखना कहने का काम शुरू किया। अनंतर नौकरी छोड़ करके फकत कविता लेखन अंत में जब उनका नौकरी छोड़ दिए और छोड़ने के बाद में क्या कर दिए, कविता लिखने का काम शुरू कर दिए। निवास इनका क्या हुआ, सॉरी कहाँ हुआ, तो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में ये जा करके बस गए थे। सम्मान की बात करें तो पहला सम्मान इनको 2006 में मिला था, है संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कार इनको दिया गया था 2006 में। कृतियां की बात करें, इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी चीज लिखा है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, आंख हाथ बनते हुए, ये 1970 में प्रकाशित हुआ। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, ये 1980 में प्रकाशित हुआ। गंगा तट, ये 2000 में प्रकाशित हुआ। संशयात्मा 2004 में प्रकाशित हुआ। धिनसार 2006 में। कवि ने कहा 2007 में। कविता संग्रह एक चक्र नगरी, काव्य नाटक पढ़ते गढ़ते 2005। कथेतर गद्य, ये सारे के सारे बुक, कविता, कहानी, काव्य नाटक इन्होंने अपने जीवन में लिखा है। दोस्तों, ये जो गांव का घर है, तो जो ज्ञानेंद्र पति हैं, कविता जिस अंदाज में इन्होंने लिखा है, उस अंदाज से हमें यह पता चल रहा है कि ये अपना बचपन और अपनी जवानी, ये अपना अधिकतर जो समय है, अधिकांश जो समय है, गांव में ही बिताया है। और यही कारण है कि गांव के एक एक पॉइंट के बारे में, गांव के एक समझिए कि एक एक बिंदु के बारे में इन्होंने बखूबी बखान किया है, बेहतरीन तरीका से रखने का प्रयास किया है। हालांकि मैं भी गांव से बिलोंग करने वाला एक टीचर हूँ और मैंने भी गांव के जीवन को जिया है और आज भी जी रहा हूँ, लेकिन बचपन में मैंने जो जीवन जिया था उसमें और आज के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। और वही चीज ज्ञानेंद्र पति भी इस कविता के माध्यम से हमें और आपको जो है कि एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। वो मैसेज क्या है, आइए हम कविता के माध्यम से पढ़ते हैं।
गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा। बहुत अच्छा से समझिएगा दोस्तों, गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट। अब सवाल है कि अंतःपुर का चौखट का मतलब क्या होता है। तो अंतःपुर मतलब गांव का जो घर होता है, घर, घर के चौखट को लेखक ने अंतःपुर क्यों कहा है। तो देखोगे दोस्तों, घर में पहले के जमाने की बात बताया जा रहा है। घर में आप सभी जानते हैं कि एक दरवाजा होता है और दरवाजे के इस भाग को चौखट कहा जाता है। तो घर में जाने से पहले, सॉरी, घर का अंदर का भाग अंतःपुर कहलाएगा। इस चौखट के अंदर वाले भाग को अंतःपुर का यहाँ संज्ञा दिया गया है। तो अभी और समझाऊंगा मैं उसके बारे में। तो गांव के घर के अंतःपुर का वह चौखट, ये चौखट यही है चौखट, ठीक है। टिकुली साटने के लिए, टिकुली गांव में पहले जो महिलाएं बड़ी बड़ी टिकुली, जिसे आप लोग आज बिंदी के रूप में भी जानते हैं, वो बड़ा बड़ा होता था पहले। पहले पूरे लाइन को कंप्लीट मैं कर दूं। टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा। मतलब ये जो देख रहे हैं ना चौखट, ये एक सीमा होता था, सीमा। तो भाई सीमा किनका सीमा होता था ये, तो भाई समझाने का प्रयास करो। देखिए, कह रहे हैं गांव के जो घर था, घर होता था पहले, अंतःपुर की वह चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे वह सीमा। मतलब कहने का सेंस है कवि का कि गांव का जो घर होता था, वो जो चौखट होता था, उस घर का जो चौखट होता था वह एक सीमा होता था, सीमा। तो सीमा तो होता ही था, साथ ही साथ उस चौखट पे टिकुली, टिकुली जो है ना, टिकुली जो महिलाएं अपने माथे पर, यहाँ पर कपाल पे जो साटती थी, उस टिकुली में लासा लगाया जाता था, लासा, जिसे यहाँ पर गोंद लिखा गया है, गोंद। आप, हम लोग अपनी भाषा में, गांव देहात के भाषा में उसे लासा बोलते हैं, और यहाँ सहजन का लासा लिखा हुआ है। लेकिन मैं समझाता हूँ आपको, उस टिकुली को, टिकुली पर लासा लगाने के लिए, उसके पीछे, ताकि लासा लग जाए तो सट जाए, उस पर लासा लगाने के लिए आम का जो लासा होता था ना, आम से जो कटे हुए, आम के मतलब पेड़ों पे जो कट दिया जाता है और कटने के बाद जो लासा निकलता है, उस लासा का प्रयोग किया जाता था। सहजन का लासा का प्रयोग बहुत कम किया जाता था। जहां आम का लासा नहीं मिलता था, वहां सहजन के लोग लासा का प्रयोग करते थे। तो जानते हैं डियर, उस आम के लासा को लोग लकड़ी में लपेट के लाता था। और चौखट, जो ये चौखट होता था ना, इसी के कहीं कोने पर, कहीं पर एक जगह उस लासा को लपेट दिया जाता था। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई काहे, तो वो इसलिए है कि नहीं, वो इसलिए कि पहले के लोगों के पास पैसों की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, और टिकुली बिंदी ये सब खरीदने के लिए लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं, खाने का पैसा तो रहता ही नहीं था, तो फिर टिकुली और कंगन खरीदे कहाँ से जा सके। तो एक ही टिकली को लोग न जाने कई साल, कई महीना तक साटते थे। हम महीना कह रहे हैं, साल भर तक। पहले का जो टिकली होता था ना, मतलब बहुत स्ट्रांग होता था, मतलब फाइबर का बना हुआ वो टिकली आता था, एकदम मजबूत होता था। तो जब उस साटते साटते उस टिकली का लाशा खत्म होता था, तो महिलाएं क्या करती थी, यहाँ से थोड़ा सा लाशा निकालती थी और उस टिकुली के पीछे लगा करके फिर उसे साट लिया करती थी। वो दिन भी क्या दिन था। और उस टिकुली को साटने के बावजूद भी महिलाएं बेहतर खुश रहा करती थी। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हम एक ही टिकुली को न जाने कितने दिनों से साट रहे हैं। और आजकल के महिलाओं के बारे में आप सोच सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो वही कह रहा है, वो क्या था, तो वो अंतःपुर की वो चौखट, जो सीमा है, सीमा। अब सीमा किसके लिए है, आगे देखिए क्या करता था। क्या वो सीमा किसके लिए है, जिसके भीतर आने से पहले, मतलब उस सीमा के अंदर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। बुजुर्ग मतलब घर के जो सरदार होते हैं, बड़े जो होते थे, उनको घर में एंट्री करने से पहले खास कर, मतलब जिसको बोलते हैं खखार करके करके आना पड़ता था। अब ऐसा क्यों भाई, तो पहले इसका माने समझिए डियर।
इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले का जो लोग होता था जल्दी अलग ना होते थे। समूचा परिवार एक ही घर में गुजर बसर करता था और बड़ी खुशी से गुजर बसर करता था। तो जो बड़े बुजुर्ग रहते थे उनसे जो छोटे छोटे भाई होते थे, उनकी जो पत्नी होती थी, चाहे घर की जो बहुएं होती थी, पट्टो होती थी, वो ना जाने किस अवस्था में अंदर है। ठीक है, तो बिना खखारे बिना खोखे अगर खासे अगर अंदर कोई व्यक्ति चल आता है, तो अगर मानते हैं कि आपत्तिजनक स्थिति में कोई हो, तो दोनों आदमी एक दूसरे को देख करके शर्मा जाते या थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो अंदर के लोग जिस भी स्थिति में हो वो अपनी स्थिति को सुधार ले, संभाल ले, ये कहने के लिए, जानकारी देने के लिए लोग अंदर जाने से पहले खांसते थे, ताकि अंदर के लोग सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए या अपने अपने जगह पर चले जाए। आज भी बहुत सारे गांव समाज में जब आप जाइएगा, तो आज भी बड़े बुजुर्ग अंदर जाने से पहले ऐसा करते हैं। लेकिन अब बहुत सारा ऐसा घर बन चुका है, अब तो घर को प्लानिंग की तरह बनाया जा रहा है कि ये गेस्ट रूम रहेगा, ये दादा का रूम रहेगा, ये माँ के लिए है, तो ये पिताजी के लिए है, ये मेरी बड़े दीदी के लिए है, ये मेरे बड़े भैया के लिए है, ये अंकल का रूम है। इस तरह से प्लानिंग करके रूम बनाया जा रहा है। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्थाएं दोस्तों नहीं हुआ करती थी। पहले लोगों के पास, मैंने अभी जस्ट क्या कहा, खाने का पैसा नहीं रहता था, घर अलग अलग रूम बनाने की तो खैर दूर की बात है। तो एक ही घर होता था, वहां संयुक्त परिवार एक साथ रहता था। और वो भी दिन क्या दिन थे, सारा परिवार एक साथ रहता था, फिर भी सभी लोग खुश रहते थे, किसी को किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। आज सभी लोग अलग अलग रह रहे हैं, फिर भी सभी, कहीं खुशी नहीं है, कहीं पर कोई अपनापन वाली बात नहीं है। और पहले अपनापन ही अपनापन होता था। घर की जो बड़ी बूढ़ी ईया होती थी, देखो जो हम लोग कहते हैं ना बूढ़िया, ईया का मतलब बड़ी, जो बुजुर्ग होते थे ना, माँ, तो बूढ़ा जाता था लोग तो उसको बोलते थे बूढ़ी ईया, जिसको हम लोग कहते हैं बूढ़िया। क्लियर? तो बुढ़िया कोई बुरा शब्द नहीं है। ईया जो दादी को या माँ को भी ईया को कहा जाता था। जब वो माँ या जब वो दादी बूढ़ी हो जाती थी, और उनके अलावा नौजवान माँ भी जब रहती थी, यंग माँ भी रहती थी, तो उस माँ को माँ, और जो बूढ़ी माँ रहती थी उनको बुढ़िया कहा जाता था या बड़ी माँ कहा जाता था। तो बुजुर्गों को वहां आने से पहले, चौखट को अंदर जाने से पहले क्या करना पड़ता था? खांसना पड़ता था, ताकि अंदर की व्यवस्था दुरुस्त किया जा सके। इसलिए उसको सीमा बताया जा रहा है, बुजुर्गों का सीमा और घर के महिलाओं का सीमा, मतलब घर के बाहर के पुरुषों का सीमा और घर के अंदर की महिलाओं को वो सीमा होता था चौखट। क्लियर? आगे देखिएगा, खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी। दोस्तों खड़ाऊ क्या होता है मैं समझा देता हूँ। खड़ाऊ लकड़ी का अक्सर होता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है, वो भी एक प्रकार का चप्पल ही होता है, लेकिन लकड़ी का बना हुआ रहता है। उसको जब पहन करके चला जाता था ना, तो खट 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 खड़ 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 बजता था, इसलिए उसका नाम रखा गया है खड़ाऊ। लकड़ी का बनता होता है। देखिएगा जो ऋषि मुनि जो होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, अक्सर खड़ाऊ का ही प्रयोग करते हैं, वो चमड़ा से बने वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं। तो वही खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, मतलब खबरदार करना, मतलब खबर देना पड़ता था अंदर की, हाँ बड़े बुजुर्ग कोई अब बाहर आए हैं। अंदर के जो सारा माहौल है उसको मतलब जो है कि व्यवस्थित किया जाए, ताकि वो लोग अंदर आ सके। और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि खड़ाऊ को खटकने के बावजूद भी बाहर ही रुकना पड़ता था। अंदर से जब कोई कहता था कि आई, तब वो अंदर आता था लोग। ठीक है, चाहे एक छोटा सा बालक को भेजा जाता था कि जाकर पूछ करके कि आए लोग, तो जाकर बालक मैसेज लेकर कहता है कि हाँ चलिए अब चला जाए, तब लोग जाता था अंदर। अब तो सारा सिस्टम हो रहा गया। अब तो क्या भाई, क्या भौवे, क्या भौसुर, सारा एक साथ मार जिला टॉप लागेल ऊपर डांस कर रहा है सब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सिस्टम ही खराब हो गया है, कोई सिस्टम नहीं रह गया है आजकल। और लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, बड़े नहीं है, तुमसे नीच कोई नहीं है, तुम महा धरती का कीड़ा है। हर बस में पहले ये जो अपने आप को तू बड़े कह रहे हो, ये सब बिल्कुल सिस्टम के। बहुत सारे लोग ये मेरे बातों को सुन रहा हो तो हमको कहीं गाली भी देगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे गाली से। जो हकीकत है उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रायः उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार, अदृश्य एक ऐसा पर्दा जैसे कि लगा दिया जाता था कि अदृश्य होता था, पर्दा के उधर चाहे पर्दा से इधर दिखाई नहीं देता था, तो जालीदार पर्दा लगाया जा रहा है। एक जालीदार कुर्ती आता है, अब जालीदार पर्दा की इधर का चीज उधर दिख जाए। अब औरतें भी अपने इस पर साड़ी बस नाम भर कर लिए रख रही है। वो साड़ी कब संभालता है लोग? जब नजर से नजर टकरा जाता है तब, है कि नहीं? आगे देखिएगा, तो एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था
किसी को बगैर नाम लिए, बिना नाम लिए कि "ए, सुनतारी चाहे सुनतारू हो, चाहे कोई बा ये गया", नाम भी नहीं रखा जाता था। नाम भी बड़ा मतलब लेने में बड़ी संकोच करते थे लोग, पुरुष लोग अपने महिलाओं तक का भी नाम नहीं लेते थे। कहाँ बाड़ू हो, इस तरह लोग पुकारते थे। चाहे सुनतारू, तो अंदर से जो जिसकी पत्नी रहती है वो बुलाती है कि हाँ आइए आप लोग आ सकते हैं, इस तरह का। किसी को बगैर नाम लिए बुलाना पड़ता था। जिसकी तर्जनी नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज, शंख के चिन्ह की तरह। आइए, मतलब जिसका नाम बिना नाम लिए बुलाया ना जाना, यहाँ सेंस जो कहा जा रहा है, तो लेखक का कहने का सेंस है कि अंदर जो है ना वो बिना नाम लिए किसी औरत को बुलाया जाता था। और वो औरत के बारे में देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम। मतलब वो उस औरत को बुलाया जाता था जिस औरत ने अपने तर्जनी पर घर के सारे काम को एकदम उठा करके रख लेती थी, नोक पर रखती थी। उसके रहते हुए एक काम भी बाका नहीं रह जाता था। लेकिन आज तो हिस्सा हो चुका है कि वो करेगी कि वो करेगी। अगर अकेले हैं तो वो भी काम आधा हो रहा है और आधा बाकी रखा है। मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं सीधे पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम, सहज शंख के चिन्ह की तरह। शंख देखे ना, शंख में जिस तरह चिन्ह होता था ना, देखिए तर्जनी के भी व्याख्या कितना जबरदस्त किया गया है लेखक के द्वारा। ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, ये सारे चिन्ह, ये शंखों के चिन्ह की तरह इसको बताया गया है लेखक के द्वारा। और इसी चिन्ह जिस तरह जिंगा शंख में चिन्ह होता है, उसी तरह उस महिला के तर्जनी में भी चिन्ह होता है। और चिन्ह वाले तर्जनी पर घर के सारे काम को उठाए रहती थी महिला। एक काम बाकी नहीं रहता था, समय पर काम पूरा कंप्लीट रहता था हमेशा। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि, गेरू जो है गेरुआ रंग आपने सुना होगा। हल्का जो है ना, हल्का मतलब पीला टाइप का वो रंग होता है कि नहीं? वो उसे गेरुआ रंग कहते हैं। ये जो दिख रहा होगा अगर आपको यहाँ, ये वाला इसी को गेरुआ रंग चाहिए। जो दिख रहा है इसी को गेरुआ रंग कहा जाता है। तो वही क्या कह रहे हैं कि गांव के घर की उस चौखट के बगल में, मतलब जो ये घर का जो चौखट होता था, इस चौखट के बगल में गेरुआ रंग से जो भीत जो है ना, भीत मिट्टी का घर जो होता था, ये लिपा हुआ रहता था गेरुआ रंग से। ठीक है। तो घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर, गेरू मतलब गेरुआ रंग से लिपा गया भीत, भीत मतलब मिट्टी का दीवार। ठीक है। भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे। बड़ा मजेदार बात है, मैंने भी वो जिंदगी जिया है और अपने आंखों से देखा है। हकीकत बात है। जब पहले दूध वाले दूध उठावना कर जब भी हम लोग किसी के यहाँ से दूध उठावना करते थे, तो दूध वाला आता था ना, तो दूध दे करके कि हाँ आज एक दिन दूध हो गया, उस दूध में अपने अंगूठा को यहाँ भिगो करके और उस गेरू गेरू वाला भीत पर यहाँ अंगूठा का छाप दे दिया जाता था। और पहले हिसाब होता था 7 दिन पर, महीना दिन पर नहीं। तो 7 दिन पर उस जितना भी अंगूठा का छाप लगाया गया रहता है, उसको गिन लिया जाता है कि हाँ कै गो उस पर अंगूठा का छाप है, और उस हिसाब से हिसाब किताब कर लिया जाता था। तो देखो क्या कह रहा है, गांव के उस घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, जो मैंने अभी समझाया है। उठावना दूध, उठावना का मतलब समझ रहे हो ना, रोज रोज जो दूध आता है उसको उठावना दूध कहते हैं। लाने वाले बूढ़े गवाल, दूध लाने वाले ले जाने वाले को गवाल कहते हैं। मतलब दादा के मतलब ग्वाल आते थे दूध लेकर के, वो क्या करते थे, उस चौखट के बगल में जो गेरू लिपा भीत होता था, उस पर दूध में डुबो करके वो अपने उठा कर उस पर छाप लगा देते थे, ताकि अंत दिन गिन करके हिसाब फरियाया जा सके। हमारे बचपन के भाल पर, भाल का मतलब होता है कपार, ये इसको भाल बोलते हैं। हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक, और वो जो ग्वाल बूढ़े काका होते थे ना, कभी कभी दूध से टीका भी हैंगा कर देते थे, और बच्चे एकदम हंसी मस्ती में खुशी में एकदम नाचने लगते थे बिना कटु पाएट के। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक कर। और यहाँ महीना लिख रहा है, हालांकि महीना का ही सेंस दिया गया है पहले, लेकिन सप्ताह में ही हिसाब होता था। लेकिन महीने के अंत में जो है उस सारे अंगूठा के निशान को गिना जाता था कि महीना में कितना दिन दूध आया है, और उस हिसाब को कर करके दूध वाले को पैसा दे दिया जाता था। देखिए गांव का क्या मजेदार सीन रहा है, गांव का क्या जिंदगी रहा, सारे लोग खुशहाल। आगे देखिएगा,
गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। देखिए अब क्या करे, गांव का वह जो घर था, जहाँ चौखट एक सीमा थी, चौखट के अंदर आने से पहले लोगों को खखारना पड़ता था, खांसना पड़ता था, और चौखट के बगल में भीत से रंगा हुआ, सॉरी, गेरू रंग से रंगा हुआ भीत पर जहाँ दूध का कभी अंगूठा लगाया जाता था, गिन करके हिसाब किया जाता था, वो घर अब अपना गांव खो चुका है। मतलब अब गांव गांव नहीं रह गया है, गांव का महत्व खत्म हो चुका है। अब लोग शहरों की ओर रुख कर चुका है, अब लोग शहरों को महत्व दे रहे हैं। हर बस में गांव की वैल्यू अब नहीं रह गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि शहर बस शहर है, वो बस रहने का जगह है, सुखी से रहने का जगह नहीं। शहर आपकी हर इच्छाओं को पूरी कर सकता है, लेकिन सुख नहीं दे सकता है। जो सुख जो आनंद गांव में है ना, वो कभी शहर दे ही नहीं सकता है। अब आगे देखिए, तो वही कह रहा है, गांव का वो घर जो है, वो घर अब गांव को क्या कर चुका है, खो चुका है। मतलब वो गांव अब समाप्त हो गया है, वो गांव अब शहर में बदल गया है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। पंचायती राज बिहार में 2006 में लागू हुआ था दोस्तों। 2006 के पहले गांव में पंच ही परमेश्वर, मतलब ईश्वर हुआ करते थे, भगवान हुआ करते थे। उसने अगर जो भी फैसला कर दिया, गलत फैसला कर दिया, वही सर्वमान्य होता था, सब लोग मान लेते थे। लेकिन जब से पंचायती राज आया है ना, जब से पंचायती राज आया है, उस पंचायती राज में पंच परमेश्वर बिला गए, खत्म हो गए, खो गए। उनका अब कहीं कोई नामो निशान नहीं। अब मुखिया दुखिया सरपंच आ गया है, महाजूताखोर, चुगलखोर, महाघूसखोर, बिना घूस के उनके पंचायती नहीं फरिया जा रहा है। आगे देखिएगा, बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। देखिए क्या कह रहे हैं, वही हाल है हमारे देश का। बिजली बत्ती आ गई कब की, मतलब बिजली बत्ती आ गया है, लेकिन वो बिजली बत्ती कैसा है, तो बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। मतलब जितना लाइन नहीं रहता ना, लाइट, वो से ज्यादा लाइट कटा ही रहता है। ठीक है, आगे देखेगा, अब के बिटौआ, मतलब अब के बेटा के दहेज में टीवी भी लालटेन है, अब भी दिन भर आलो में कैलेंडरों से ढकी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। सुनिएगा पहले क्या कह रहा है, अब के बिटौआ में, सॉरी, बिटौआ को अब दहेज में कथी मिल रहा है, टीवी। लेकिन वो टीवी चले केंगे, लाइट रह रहा है 1 घंटा, कट रहा है 9 घंटा, तो चले केंगे, तो चलने से ज्यादा वो बंदे रहता है। अब देखिए, ये जो बिजली बत्ती आ गया है, तो लालटेन के बारे में कवि का क्या सोच है, समझिएगा। अब भी दिन भर आलो में, आलो मतलब दीवारों में, दीवाल में, कैलेंडरों से ढकी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। लालटेन अभी भी है, लेकिन अब उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अब उसको दीवार में टांग करके उसके ऊपर कैलेंडर टांग दिया गया है। वही वो लालटेन था, वही वो दिया था कि एक दिया मात्र जला देने से पूरा घर में रोशनी बिखेर जाता था। अब दुनिया भर के चकाचौंध है, बल्ब है, लेकिन और जो जो जीवन का जो रोशनी है, जो खुशियों का जो रोशनी है ना, वो रोशनी अब नहीं है। जो एक दिए की रोशनी में जो खुशी मिलती थी, अब इतने बड़े बड़े बल्ब के रोशनी में अब वो खुशी नहीं मिलती है। और जब ये लाइट कटते हैं ना, तो अंधेरा इतना भयानक होता है कि मानो कि अंधेरा, मतलब समझे कि अंधेरा अब निगल जाएगा। लेकिन पहले दिया जब जलता था, तो क्या लाइट का आना चाहे जाना, वो रोशनी भी क्या रोशनी थी। दिया के लाइट में पढ़ने वाले आज डीएम सीएम पीएम बन करके देश को चला रहे हैं। आज बॉल में चकाचौंध में पढ़ करके लड़का बर्बाद हुए जा रहा है। मतलब कहने का सेंस है कि ये जो अब भी दिन भर वो आले में कैलेंडर से ढकी हुई, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। रात जो है उजाला कम, अंधेरा ज्यादा उगलता है। इतना बिजली बत्ती होने के बावजूद भी उजाला बहुत कम ही मिलता है, अंधेरा ज्यादा। क्योंकि जब कटता है तो भयानक अंधेरा हो जाता है, और दूर बहुत देर तक अंधेरा रहता है। लेकिन पहले जब बिजली थी ही नहीं, मात्र एक दिया होता था, मात्र एक लालटेन हुआ होता था, एक बार दिया और लालटेन को जलाइए, रात भर उजाला रहा, कोई बिजली कटने की जरूरत नहीं। तेल तेल भी इतना मात्रा से भरा जाता था कि वो एक बार तेल भरा जाता था दिया में, तो लोग 2 दिन 3 दिन तक जलाते थे। मुझे याद है, सप्ताह में एक बार सारे लालटेन को, दिया को बढ़िया से धो पोछ करके, बत्तीहर को फिर बना करके, घर की जो महिलाएं होती थी
सूती कपड़ा के मर्दानी का चाहे लुगा का बतिहर बनाया जाता था, लंबा लंबा उसमें डाला जाता था, और सप्ताह में एक बार उस सब में मिट्टी तेल भरा जाता था, और फिर उसे जला जला करके जगह जगह पर एक दो जगह रख दिया जाता था। और दिया के ही रोशनी में मेहमान भी खा लेते थे जबरदस्त तरीका से, एकदम फ्रेश। वो दिया का रोशनी आजकल की इन सभी लाइटों से कहीं ज्यादा ही रोशनी देता था। बात समझ में आ रहा है? अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पट भिड़काए मतलब पड़ाका बजा करके, सॉरी पहले पट भिड़काए मतलब स्टेज स्टेज ठोक करके, पट मतलब पटड़ी, भिड़काए मतलब बना करके, पटड़ी का स्टेज बना करके अब ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा में चकाचौंध हो रहा है। लेकिन पहले ऑर्केस्ट्रा फार्केस्ट्रा कुछ नहीं था, वो चकाचौंध बत्ती होती कुछ नहीं था, वो ऑर्केस्ट्रा को बस नाच रहा है। लेकिन जो संगीत, वो ऑर्केस्ट्रा नचाया कि मनोरंजन के लिए, लेकिन बस वो मनोरंजन दे नहीं रहा है, वो लोगों का मनोरंजन छीन लिया है। मनोरंजन तो तब होता था जब पहले गांव के बुजुर्ग लोग, बड़े लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, और अपना जो लोक गीत होता था, अपना जो क्षेत्रीय गीत होता था, उसको गा करके सभी लोग आनंदित हो जाते थे। अब ऑर्केस्ट्रा समाज बिगाड़ने के लिए आ गया है, बनाने के लिए नहीं। समाज को अलग कर दिया है, छोटे छोटे बच्चे सब बिगड़ रहे हैं इस नग्न नाच को देख करके। ये हमारे ये हमारे मन को संतुष्टि नहीं दे रहा, हमारे संतुष्ट मन को छीन दे रहा है, मतलब बर्बाद कर दे रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, रात उजाले, सॉरी, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पट भिड़काए। बहुत दूर, गांव से बहुत दूर अब ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, वहां चकाचौंध रोशनी हो रही है, की आवाज भी नहीं आती, इतना दूर बज रहा है, लेकिन उसका आवाज भी हम तक नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों ये बात हकीकत है। पहले जब अष्टयाम हुआ करता था ना, अष्टयाम, तो दूसरे गांव में जब होता था ना उसका, तो उसका आवाज दूसरे गांव तक चला जाता था। लेकिन अब साउंड बॉक्स भी बज रहा है ना, तो उस गांव का अष्टयाम हो रहा है, बगल के वाले गांव में पहुंच भी नहीं रहा है, क्योंकि बस अब दिखावा है, ओरिजिनल भाव अब मर चुका है। बात वही कह रहा है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज की रोशनी, देखिए ना आवाज की रोशनी, ना आवाज ही आ रहा है, और ना ही आवाज की रोशनी भी ना रोशनी ही आ रही है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर आवाज का रोशनी होता है, तो यहाँ आवाज के रोशनी का मतलब समझते हो, कहने का सेंस है, उसका जो भाव है, उसका जो फीलिंग्स है, वो अब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, उधरे के चकाचौंध में वो खत्म हो गया है। न रोशनी की आवाज और ना ही रोशनी की आवाज, मतलब दूर रोशनी हो तो रहा है, लेकिन वो रोशनी हमारे पास तक नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ नहीं पहुंच रहा, उसी को रोशनी का आवाज कहा जा रहा है, मतलब उसका रोशनी हम तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, लेकिन पहले एगो मरकरी जला देने से भी पूरा आसपास का जो है कि वातावरण लाइट से भर जाता था। एक पहले इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोमैक्स बोलते हैं, पेट्रोमैक्स, जो बारात में उसको लेकर के आ जाता था, जिसे हम लोग मिंटर भी बोलते हैं। तो एगो पेट्रोमैक्स जलाने से पूरे बारात रोशनीमय हो जाता था। लेकिन आज देख रहे हैं ना कितना लाइट लगाया जा रहा है, फिर भी लोग जब खाने बैठ रहे हैं तो कह रहे हैं कि है अनहारे बा। आगे देखिए क्या कह रहा है, लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत, अनगाया अनसुना, आकाश और अंधेरे को काटते। लोकगीत की जन्मभूमि में, ये जो हमारा बिहार है, ये लोकगीत का जन्मभूमि है। यहाँ लोकगीत हुआ करता था। लोकगीत मतलब क्षेत्रीय गीत, जो लोग अपने लिए खुद गीत बना कर करके तो लोकगीत कहते हैं। तो जन्मभूमि में भटक रहा है, अब वो भटक रहा है, उसका कहीं आसरा नहीं है, कोई गाने वाला नहीं है। एक शोक गीत अनगाया अनसुना, आकाश और अंधेरे को काटते। ये जो शोक गीत कह रहे हैं ना, शोक गीत का मतलब दुख का गीत। तो जो लोक गीत होता था वो खुशियों से भरा हुआ रहता था, उसमें रस छुपा हुआ रहता, उसमें रहस्य छुपा हुआ रहता था। और वही गाना होता था जो समाज में प्रचलन था। समाज जगह चल रहा है ना, समाज में जो व्यवस्था बनाया गया है ना, उस सारी व्यवस्था गीत के माध्यम से लोग कह देता था। और उस गीत को सुन करके लोग सचेत हो जाते थे कि हाँ अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन अब आ चुका है शोक गीत,
ये जो गीत आजकल के बच्चे सुन रहे थे, जो आजकल के गायक जो गा रहे हैं लहंगा चुनरी वाला, ये सब समाज विनाशक गीत है। मैं तो सबसे पहले उन सभी को चेतावनी देना चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, जो अश्लील गाना गा रहे हैं और अश्लील गाना सुन रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को उस सारे हरामियों को जूता से मारना चाहिए जो अश्लील गाना बजा रहे हैं। अरे तुमको बजाना है तो जाकर अपनी माँ को सुनाओ, जाकर अपने बेटी और बहन को सुनाओ, वो सब गीत सुनाना है तो। आज जो गायकार जो गा रहा है, बोले जाकर अपने माई को सुनाओ, माँ को, कि माई देखो हमें को हेदे फराक वाला गीत गइले बानी, हम हई गीत गइले बानी, सुनो तो कैसा नंगा लागता, बोले वहां सुनाना चाहिए। लेकिन समाज में भी लोग मर्द से ज्यादा मौगे बसे हुए हैं आजकल के, ये सब सुन रहे हैं, अत्याचारी समाज में हो रहा है, देख रहे हैं और अपना आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि हमको क्या करना है। अरे तुम जागो, तुम पहले आवाज उठाओ, तब जाकर के तुमको देखकर दूसरा कोई आवाज उठाएगा। लेकिन ना, तुम तो नपुंसक है, तुम में मर्दानगी वाली चीज खत्म हो चुका है, तू क्या आवाज उठाएगा। बस हिजड़े की तरह घर में बैठे रहो और होने दो जो हो रहा है, तुमको उससे क्या करना है। आगे देखिएगा, आकाश और अंधेरे को काटते, आकाश में और अंधेरा छाया हुआ है, जबकि एगो चंद्रमा जब उग जाता था रात में पहले के गांव में, तो वो चंद्रमा पूरे गांव को प्रकाशमय कर देता था। और मुझे याद है, मैंने खुद उस चंद्रमा की रोशनी में द्वार पर बैठकर कभी खाना खाया हूँ, द्वार पर बैठ करके मैंने द्वार पर कभी सोया हूँ चांदनी रात में। वो चांदनी रात भी क्या रात थी, हम लोग बचपन में चांदनी रात में खेले हैं, मुड़ी पर मरानता, डगड़े डगड़े, ये खेल हम लोग खेले हुए हैं चांदनी रात में। अब वो तो सारा खेल खत्म हो गया है, अब आ गया है मोबाइल। अब मोबाइल में ना जाने अब कौन कौन खेल देख रहा है लड़का, गार्जियन सब देख करके आंख बंद किए हुए है। 90% गार्जियन मौगा गया है अपने बच्चों को बिगाड़ने में। आगे देखिए क्या कह रहा है, 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ, याद देखिए ये हमने कह रहा ना कि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने देखा है वो जीवन को। पहले कोसों दूर कभी कभी जब सर्कस आता था ना, तो सर्कस का लाइट जब आसमान में बिखेरता था, तो लोग कहते थे कि इस जगह पर सर्कस आया है। और सभी लोग धीरे धीरे कर करके उस सर्कस तक जाते थे, चाहे कितना भी दूर क्यों नहीं हो। लाइट को देख करके लोग सर्कस तक पहुंच जाते थे और जा करके सर्कस देखते थे और इंजॉय करते थे। वो कभी कभी साल में 1-2 बार कहीं सर्कस आता था, लगता था, और लोग उसी को देखकर खूब एंजॉय कर लेते थे। लेकिन अब दुनिया में भीड़ तो है, लेकिन कहीं मनोरंजन का साधन नहीं है, क्योंकि दिल में लोगों का प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। हर व्यक्ति के मन में नफरत भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति जहर भरा हुआ है। तो कहां से अब मतलब वो दिन मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो कब का मर चुका है वो सर्कस का जो प्रकाश बुलौआ था, वो तो कहिया ना खत्म हो गया, समाप्त हो गया, मर गया। अब उसके जगह पर नाना प्रकार के क्या क्या जगह ले लिया है, जिसका कोई वैल्यू अब नहीं है। लोग बस जा रहे हैं, पैसा खूब लुटा रहे हैं, लेकिन पैसा लुटाने के बावजूद भी जो सुकून मिलना चाहिए, वो सुकून अब नहीं मिल रहा है और नहीं अब मिलेगा। कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवा कर कोई हाथी। देखो क्या कह रहा है सर्कस के बारे में, सर्कस उसी तरह गायब हो चुका है, उसी तरह बर्बाद हो चुका है जिस तरह गिर गया हो गजदंतों को गंवा कर कोई हाथी। हाथी जब अपने गज दंत का मतलब समझते हो, जो सूंड, जो जो हाथी का जो निकला हुआ रहता है बाहर का जो दांत, उसे गज दंत कहा है। गज मतलब हाथी, दंत मतलब दांत। जिस तरह हाथी अपना, जब हाथी का दोनों दांत टूट जाता है, तो जो दर्द होता है उसको, उस दर्द के कारण जब धरती पर जगह गिर जाता है, ठीक उसी तरह सर्कस जो है, सर्कस अपने रोशनी को अब खो चुका है। और अपने रोशनी को खोते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब वो बुलाता नहीं है किसी को, क्योंकि अब वो है ही नहीं है, तो क्या किसी को बुलाएगा और क्या किसी को मनोरंजन कराएगा, क्या किसी को सुकून देगा। आइए आगे देखते हैं। रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर, छिज रहे जंगल में लिलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं। बस अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रुंधते गांधते अमित्र परिसर की जिन बुलंगों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। बोले इसमें एक लाइन है जिसको आपको समझ लेना चाहिए। रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर, रेती से मतलब व्यापारी जो है, वो यंगा नहीं गिरा है, हाथी यंगा नहीं गिरा है। ये जो लोभी है, समाज के जो लोभी लोग हैं, लालची जो लोग हैं, अपने चंद रुपयों की लालच में आ करके हाथी के दांत को काट लेते हैं रेत करके।
तो वही कह रहा है कि जरा सी धवल धूल पर जो रेत करके हाथी के दांत को जो काटा जाता है ना, तो काटने पर जो बुरादा जो बुकनी बुकनी गिर जाता है ना वहां पर, उसी की चर्चा यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि दांतों की जरा सी धवल धूल पर छिज रहे जंगल में, छिज रहे मतलब छिल रहे, काट रहे हैं जंगल में हाथी के उस दांत को, लिलने वाले मुंह खोले, लिलने वाले मुंह खोले मतलब लोगों के खुशियों को, लोगों के संपत्ति को लिल जाने वाले जो लोग हैं वो कहाँ है, शहर में बुला रहे हैं। ये लिल जाने वाले खुले मुंह किसको कहा जा रहा है लेखक के द्वारा मैं आगे समझा रहा हूँ। बस अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गांधते अमित्र परिसर, अमित्र जो अनजान परिसर है, परिसर मतलब कंपाउंड, जो अनजान जगह है, वहां पर हमें लिल जाने के जो तैयार बैठे हुए हमें बुला रहे हैं। तो कौन बुला रहे हैं, तो देखो कौन कौन, अदालत, कोर्ट कचहरी का वकील, हमें लिल जाने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए वहां मुंह बा करके बैठे हुए हैं कि आओ और हम तुम्हें लूट लें। और हम इंसान ही समझते नहीं है, छोटी छोटी बात को लेकर के अदालत में चल जाते हैं केस मुकदमा करने। अरे भाई बैठ कर सलटा लो। तुम्हारे और हमारे नफरत के कारण, तुम्हारे और हमारे एकता के कारण दूसरा कोई लूट करके अपना महल खड़ा कर लिया है, लेकिन ना हम ना सुधरेंगे, हम तो केस लड़ेंगे, हम बर्बाद हो जाएं, तोहरों के बर्बाद कर देम। आ चलो हमने दोसर दोनों गोड़ा मिल के तीसरा कोनो को चोट्टा जो बैठा है लोग कोर्ट अदालत में, ओकरा के हमने अमीर बनवा दिया, ओकर लड़का मारुति कार में घूमो, हमारा लड़का हेंगा पर बैठ के खेत जोतो, हम लोग लेकिन केस लड़ेंगे। नहीं समझेगा तो देखो क्या कह रहे हैं कि बस अदालतों और अस्पताल वाले देखिए जा करके बीमारी के नाम पर क्या लुटाई हो रहा है। जो बीमारी का पहले वैद्य लोग फ्री में इलाज कर देते थे कि हेलो है खा लो ठीक हो जाएगा, अब उसी फ्री के इलाज के लिए हम लोग लाखों रुपया जाकर लुटा दे रहे हैं। खेत नहीं है, खेत बेच कर दीजिए डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर भी इतना 420 हो चुका है। ये डॉक्टरी पढ़ाई इसलिए नहीं पढ़ रहा है लोग कि वो इलाज करेगा ना, वो डॉक्टरी का पढ़ाई इसलिए पढ़ रहा है लोग कि लोगों को लूट करके हम अपना घर बना ले। वकालत की पढ़ाई इसलिए नहीं पढ़ रहा है लोग कि वो लोगों का न्याय कर सके ना, लोगों को बर्बाद करके अपना घर बना ले, इसलिए वकालत की पढ़ाई पढ़ा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गांधते, वहीं रूंधते गांधते मतलब रोते मुंह रुमाने बनाते, रोते गाते वहां पहुंचते हैं रोगी, और जाकर सर्वस्व सभी के सभी लुटा करके चले आते हैं। बस आप जाकर लुटाइए तो सही, लूटने के लिए तो तैयार है। जैसे कि यहाँ का रक्सौल का SRP हॉस्पिटल, हम ऑन कैमरा इसका नाम रख रहे हैं, है ना। खूब ढेर पैसा हो चुका है, जिसको लग रहा है वो जाकर SRP में भर्ती हो जाए। रूंधते गांधते अमित्र परिसर कि जिन बुलंगों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। बताइए, गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, मतलब वो गांव का जो घर, क्या यहाँ रीढ़ की जहां तक बात है, रीढ़ किसको कहा गया है, रीढ़ कहा गया है घर के जो मालिक होता है उसको। वो घर परिवार को चलाने के लिए क्या नहीं करता है, लेकिन अब देखो आजकल का घर का जो है गांव घर का जो घर है वो बर्बाद हो चुका है, उसका रीढ़ झुरझुरा गया है। रीढ़ का मतलब जो जिस पर घर खड़ा रहता है, दीवार उवार, जिस तरह दीवार का मिट्टी गिर जाने के बाद वो बर्बाद होता है, घर का कोई वैल्यू नहीं रहता है, दीवार का कोई वैल्यू कब गिर जाए, ठीक उसी तरह अब गांव के घर का जो मालिक है जो सारे, वो झुरझुरा गया है केस मुकदमा और अस्पताल के चक्कर में। आगे देखिएगा, खत्म हो गया, सॉरी खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार रिकैप करके देखेगा तो और समझ में आ जाएगा बेहतर ढंग से आपको। और इस तरह आज हम लोग का काव्य खंड का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग अब इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश के 12th क्लास का इंग्लिश का ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे, और ग्रामर ऐसा होगा कि मैं इस पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि वैसा ग्रामर पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिल सकता है। अंग्रेजी के 12th क्लास का मैं बुक भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं ग्रामर पढ़ाना रहा हूँ, थोड़ा बहुत बीच बीच में मैं किताब ही पढ़ाता रहूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।